छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का चर्चा का चैप्टर होगा असेसमेंट ऑफ फर्म्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस पर पिछले क्लास में मैंने एक लेक्चर दिया है। आज इस चैप्टर का यह दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप क्या है, या जो हम लोग बात करें एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, और उसके बाद रेसिडेंस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम लोगों ने अध्ययन किया था। और इसके बाद न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन ऑफ फर्म की चर्चा की थी। और इसके बाद टाइप्स ऑफ फर्म इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के दृष्टिकोण से फर्म्स के कौन कौन से टाइप रखे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला था कि पार्टनरशिप फर्म एसेस्ड एज सच या एज सच। तो हम लोग आज इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 कैटेगरी में फर्म्स को बांटा गया था। पहला तो पार्टनरशिप फर्म एसेस्ड एज सच या PFAS, दूसरा था कि असेसमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, और तीसरा कि पार्टनरशिप फर्म एसेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, PFAAOP। तो इन तीनों में से जो है, तीनों की चर्चा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर चुके थे, लेकिन अब इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला है कि एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज सच, अर्थात उसको फर्म के रूप में जब पार्टनरशिप को हम देखते हैं तो उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, इसी को आज इस टॉपिक में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। यह जो है सेक्शन 184 के अंतर्गत, अर्थात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 184 के अंतर्गत जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। एक साझेदारी फर्म का फर्म के रूप में कर निर्धारण किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि एक फर्म द्वारा सेक्शन 184 की शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए। ये शर्तें निम्नलिखित हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि जो शर्तों की चर्चा की गई थी कुछ शर्तों के साथ, तो अब वे शर्तें कौन कौन सी हैं आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो पहली शर्त है वह है कि साझेदारी फर्म का निर्माण एक प्रलेख या संलेख अर्थात पार्टनर्स डीड के द्वारा हुआ। मौखिक रूप से अगर जो है कोई निर्माण किया जाता है तो वह फर्म नहीं कहलाती है, बल्कि वह एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाता है। तो इसलिए जो है असेसमेंट स्ट्रक्चर पार्टनरशिप को जो है फर्म के रूप में इसका असेसमेंट करने के लिए पहली शर्त है कि यह जो है इसके लिए पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड वही नॉर्म्स है जिसमें कि सारी बातों का उल्लेख रहता है कि फर्म का क्या नाम होगा, उसकी पूंजी कितनी होगी, उसमें कितने पार्टनर रहेंगे, वो पार्टनर कितनी पूंजी लाएंगे, उनको लाभ में कितना हिस्सा दिया जाएगा, फर्म किस प्रकार का, मतलब समूची बातों का। इसीलिए उसको नॉर्म्स कहा जाता है कि वह जो है वही नॉर्म्स है। तो यह होना जरूरी है। तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि उस प्रलेख में वह जो डीड है उसमें प्रत्येक साझेदार के लाभ हानि में प्राप्त होने वाले भाग अनुपात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। भाई कितना पाएगा, कौन सी हिस्सेदारी होगी,
मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि बराबर का भी साझेदार हो सकता है, या पूंजी के अनुपात में हो सकता है, या अन्य कोई अनुपात भी हो सकता है। तो वह क्लियर रहना चाहिए। तीसरा जो शर्त है वह है कि जिस कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार फर्म के रूप में कर निर्धारण करवाना है, उससे संबंधित गत वर्ष की फर्म की आय के वितरण के साथ साझेदारी संलेख की एक प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी हो, वो भी होनी चाहिए। अर्थात जिस कर निर्धारण वर्ष में, जिस असेसमेंट ईयर में प्रथम बार कर निर्धारण हो रहा हो, करवाना हो, और तो जो है उससे संबंधित उसकी गत वर्ष, जैसा कि हम लोग जानते हैं उसके प्रीवियस ईयर की आय पर ही जो है असेसमेंट ईयर में जो है कर का निर्धारण किया जाता है। तो उस जो प्रीवियस वर्ष, जो उसका पूर्व का जो वर्ष है, गत, जिसे हम गत वर्ष भी कहते हैं, तो गत वर्ष में जो है फर्म की आय का विवरण जो है वो पूरे विवरण जो है और वो विवरण होना चाहिए, और साथ में पार्टनरशिप डीड की एक प्रमाणित कॉपी भी होनी चाहिए। यह पहली बार अगर असेसमेंट करवा रहे हैं तो आवश्यक है। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड का जमा कर दिया है पहले, तो अब बाद में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रत्येक वर्ष के आमदनी की और का तो पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता आगे नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली बार वाले के लिए यह जरूरी है। तीसरा है कि जिस कर निर्धारण वर्ष में प्रथम हो गया, इसके बाद जो है चौथा है कि यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए एक बार फर्म के रूप में कर निर्धारण हो गया हो, तो बाद के प्रत्येक वर्ष में उस पर फर्म के रूप में ही कर निर्धारण होता रहेगा, जब तक कि फर्म के संगठन में परिवर्तन न हो जाए। अर्थात अगर एक बार फर्म के रूप में जो है उसका असेसमेंट हो गया, तो अब आगे आने वाले वर्षों में भी फर्म के रूप में ही उसका असेसमेंट किया जाएगा, जब तक कि उसमें कोई परिवर्तन न हो और जो है उसके संगठन में परिवर्तन हो जाए, तो इसकी सूचना जो है कर निर्धारण अधिकारी को देनी होगी कि हाँ, हम जो है इसके संगठन में परिवर्तन हो गया है, इसके प्रबंध में परिवर्तन हो गया है, तो तब जो है फिर नए सिरे से कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है कि यदि गत वर्ष में फर्म के संगठन में अथवा साझेदारों के लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो संबंधित गत वर्ष की आय के विवरण के साथ संशोधित प्रलेख, जो रिवाइज पार्टनरशिप डीड है, वह की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी हो। मान लीजिए कि पहले से लाभ हानि का कोई अनुपात था, और अब जो है यदि लाभ हानि का अनुपात किसी वर्ष में अगर बदल रहा हो, तो वैसी स्थिति में वह जो रिवाइज्ड पार्टनरशिप डीड है उसकी प्रमाणित प्रति जो है वह जमा करनी होगी इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ, तभी वह माना जाएगा। अन्यथा यही माना जाएगा कि जो पहले था वही अब भी है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक साझेदारी फर्म का फर्म के रूप में कर निर्धारण किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि फर्म जो है अधिनियम की धारा 144 के प्रावधानों की पूर्ति में चूक न करे। अर्थात जो 144 का उसका प्रावधान है उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, तब भी जो है कर निर्धारण फर्म के रूप में होगा। अन्यथा अगर फर्म के रूप में कर निर्धारण नहीं होगा तो फिर दूसरे रूप में होगा, तो स्वाभाविक है कि जो फर्म के रूप में जो सुविधाएं मिलती थी, जो कटौतियां मिलती थी, वह कटौतियां नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए इस तरह से लगाई गई हैं। यदि फर्म जो है के रूप में अगर आप कटौती लेना चाहते हो तो अब है कि सेक्शन 184 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जो है इसके निम्न परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? पहला, फर्म की व्यापार एवं पेशे की आय की गणना करते समय साझेदार को दिए गए ब्याज, वेतन, कमीशन आदि की कटौती नहीं मिलेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पीछे
जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कुछ कटौतियां जो है मिलती हैं, अगर साझेदार को ने पूंजी लगाया है और उस पर ब्याज दिया जाना हो, जो पार्टनरशिप डीड में उसका उल्लेख हो, तो उस ब्याज उसका रेट है 12% एनुअली, तो वह हो, या मान लीजिए कोई सक्रिय साझेदार है, उसको वेतन दिया जा रहा हो तो उसका हुआ, या कमीशन दिया जा रहा हो, बोनस दिया जा रहा हो, या अन्य किसी प्रकार की जो है खर्च हो फर्म के, तो उन पर जो है इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जो है डिडक्शन मिलते हैं। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो जो है अर्थात 184 का पालन नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में जो है ये कटौतियां नहीं मिलेंगी। यह फर्म के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरा है कि जो आगे एक में वर्णित आय को साझेदार की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब जो भी आमदनी है वर्णित, तो उसको साझेदार की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यह तो हो गया जो है उसका शर्त। अब हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ फर्म टोटल इनकम। और शर्तें हैं, शर्तों को हमने जान लिया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कैसे जो है फर्म का टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, उसकी गणना, उसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, तो इसकी चर्चा करें। एक साझेदारी फर्म का कर निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम उनकी कुल आय अथवा शुद्ध कर योग्य आय अर्थात टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम की गणना करेंगे हम, क्योंकि जो भी उनका टोटल इनकम होगा उसमें से जो कटौतियां होंगी उनको जब हम घटाएंगे तो वह नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। तो ये जो होगा असेसमेंट जो हम करें, जो करारोपण की दृष्टि से साझेदारी फर्म को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। यह बिल्कुल ही स्वतंत्र इकाई है, मैंने इंडिविजुअल यूनिट जिसे हम कहते हैं। तो सर्वप्रथम एक फर्म की जिसकी कुल आय की गणना करनी है कि निवासी स्थिति का निर्धारण किया जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे में कर चुके हैं कि निवासी स्थिति मतलब क्या है, क्योंकि अलग अलग निवासी स्थिति के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो जो है सर्वप्रथम जो है उनकी निवासी स्थिति का निर्धारण किया जाएगा, और निवासी स्थिति के निर्धारण के बाद उस फर्म की जो है ग्रॉस टोटल इनकम की गणना की जाएगी। और विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत, अब इसमें वेतन शीर्षक को छोड़ करके यह ध्यान रहेगा कि बाकी जो विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत गणना की गई फर्म की कर योग्य आय का योग ही फर्म की सकल कुल आय अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम होगी। इसके बाद फर्म यदि सेक्शन 80C से 80U तक की कटौतियों में से कुछ कटौतियां पाने की अधिकारी हैं, तो वे कटौतियां भी घटाई जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 80 से सेक्शन 80U तक जो है कुछ कटौतियां जिसकी चर्चा हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं, इसलिए हम नहीं समझते हैं कि यहाँ आपको उसको बताने की जरूरत है। आप एक इनकम टैक्स के विद्यार्थी के नाते इन सारी सेक्शन 80 से लेकर 80U तक जो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए वो सारी कटौतियां हैं, तो उसकी अलग से चर्चा क्या करनी है, जिसके बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह जान गए हैं। तो वो जो है वो कटौतियां वो पाने का अधिकारी होता है, तो उनको भी घटा देंगे। इसमें से जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा उसमें से उन सारे डिडक्शन को जो है घटा दिया जाएगा जो एडमिसिबल है, और शेष जो बची हुई जो रकम होगी वही जो है फर्म का टोटल टैक्सेबल इनकम होगा। एक साझेदारी फर्म की कुल आय की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन जो है आवश्यक है। हम लोग करेंगे क्या 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 है भाई, तो हम पहले तो मैंने बता दिया है, लेकिन मैं अब इसको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि आपको, ताकि आपको याद, चुके एज ए स्टूडेंट आपको याद रखना है इन चीजों को। तो पहला इसमें है कि फर्म के पुस्तकीय लाभ की गणना करना।
जो बुक प्रॉफिट जिसे कहते हैं उसकी गणना करना। बी, फर्म के सक्रिय साझेदारों के कटौती योग्य पारिश्रमिक की गणना करना, अर्थात जो सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो या अन्य किसी प्रकार के जो है का पारिश्रमिक दिया जाता हो अगर साझेदारों को, तो उसका जो है कैलकुलेशन करना है। और सी, व्यवसाय और पेशे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत फर्म की आय की गणना। अब इसके बाद जो है फर्म की क्या आमदनी है उसकी गणना करना। तो इन 3 बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देना। तो यह तो हो गया कंप्यूटेशन ऑफ फर्म टोटल इनकम की हम लोग बात किए। अब इस टोटल इनकम में जैसे पहला है कि बुक प्रॉफिट, तो अब इसके पहले हम लोग जरा बुक प्रॉफिट की तो बात करेंगे ही, क्योंकि पहला है कि फर्म के पुस्तकीय लाभ की गणना करना, तो इसकी चर्चा करेंगे। अब इसमें हम लोग देख लें कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसे इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यदि किसी फर्म की कुल आय की गणना करने के लिए लाभ हानि खाता दिया हुआ हो, क्योंकि हम लोग जो है लाभ हानि खाता दिया रहेगा तभी हम जो है बाकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगर लाभ हानि खाता दिया हुआ है तो लाभ हानि खाते के लाभ अथवा हानि का समायोजन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में लाभों की गणना करने के लिए किया जाता है। और तत्पश्चात अब गणना कर लिए जैसे की जाती है गणना, और तत्पश्चात फर्म की आय व्यापार शीर्षक में गणना किए गए लाभ में जोड़ दी जाती है। जो फर्म क्या बराबर व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना तो हम कर लेंगे जैसे करते हैं, और इसके बाद अब उसमें जो है जो फर्म की आय होगी उस आय को जोड़ दिया जाता है, और योगफल जो होता है वही ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से 80U तक की कटौतियां घटा दी जाती हैं और शेष फर्म की कुल आय। यही हमें ध्यान रखना है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, जो हमारा शुरू में दिया हुआ था कि फर्म के पुस्तकीय लाभ की गणना करना, तो कैसे करेंगे। एक तो हमने बताया, एक शॉर्ट में आपको बताया, लेकिन अब हम लोग इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। तो एक साझेदारी फर्म की कुल आय की गणना का आधार पुस्तकीय लाभ होता है अर्थात बुक प्रॉफिट होता है, अतः इसकी सही गणना करना आवश्यक होता है। तो इसको गणना करने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, अब हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। तो पहला होगा कि हमें लाभ हानि ज्ञात करना होगा। तो सर्वप्रथम फर्म का लाभ हानि खाता बनाकर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लाभ हानि खाता बनाएंगे तभी लाभ ज्ञात होगा। तो लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम जो है लाभ या हानि जो भी होती हो तो वह ज्ञात करेंगे। यदि फर्म का लाभ हानि खाता पहले से दिया, मान लीजिए प्रश्न, अब प्रश्न की बात हम करते हैं कि अगर हमें जो मिला है क्वेश्चन, उसमें अगर पहले से ही यह जो है बना करके दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यह जो है क्रेडिट बैलेंस है अर्थात प्रॉफिट है, तो जो है दिया हुआ अगर पहले से दिया हुआ हो तो इसके द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को आधार माना जाएगा। यदि नहीं दिया हुआ है और सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, जिसे बनाना हम जानते हैं। इनकम टैक्स भी वही करता है, वो जो है व्यापारी के प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं मानते, क्योंकि व्यापारी जो है वह अपने ढंग से व्यवसाय के सिद्धांत के अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, लेकिन इनकम टैक्स के जो सिद्धांत हैं वो अलग हैं, उनमें अलग ढंग से बनाया जाता है। उसमें बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो कि शामिल नहीं किए जाते हैं इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से, जबकि व्यापारी जो है अपने उन खर्चों को लिखता है, इसलिए व्यापारी का जो है लाभ कम हो जाता है। तो लाभ कम न हो इसके लिए इनकम टैक्स अपने ढंग से, तो चूंकि अभी हम
जो है यहाँ व्यापारी बन के नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं तो वहाँ हम व्यापारी बनकर बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम इनकम टैक्स अथॉरिटी की नजर से जो है हम जो भी कर रहे हैं, चाहे जो अकाउंट बनाएंगे वो करेंगे। तो जो है यह हो गया। दूसरा है कि पहला तो हो गया कि लाभ हानि ज्ञात करना, तो उसको यदि हमें बनाना है तो ठीक है, नहीं अगर दिया हुआ है तो उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा हो गया कि लाभ हानि खाते में आवश्यक समायोजन करना। अब आती है वही बात जो मैंने कहा अभी, वह बात है कि कैसे हम समायोजन करेंगे। तो लाभ हानि खाते में वे सभी समायोजन किए जाएंगे जिनका उल्लेख सेक्शन 28 से, अर्थात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 28 से 44D तक किया गया है, उसके अनुसार हम करेंगे। तीसरा हो गया हमारा कि साझेदारों की पारिश्रमिक को लाभ में जोड़ना। अब यह ध्यान देना है कि यदि लाभ हानि खाते में साझेदारों को दिए गए पारिश्रमिक को घटाया गया है, मान लीजिए अगर घटा दिया गया है, क्योंकि कोई भी व्यापारी जब लाभ हानि खाता बनाएगा तो वह तो अपने यहाँ जो भी उसने खर्च किया है वह उसे घटा देगा, तो उसी तरह से वह जो है साझेदारों को जो पारिश्रमिक, जो सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में या बोनस के रूप में या जैसे भी दिया हो, तो उसको जो है वो घटा कर दिया होगा। तो यहाँ हमें करना है कि सबसे पहले जो है तो उसे डेबिट साइड में लिखा गया या घटा दिया या डेबिट साइड में लिखा तो उसे शुद्ध लाभ में जोड़ देंगे। इस प्रकार ज्ञात रकम जो होगी वह पुस्तकीय लाभ हो, क्योंकि हमें आगे डिडक्शन देना है। उसके हो सकता है कि अगर तब डिडक्शन किस स्थिति में देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि यदि वह एडमिसिबल हो, तो यदि स्वीकृत हो तो वैसी स्थिति में जो है छूट व कटौती दी जाएगी। लेकिन अगर स्वीकृत नहीं है इनकम टैक्स की नजर में तो वह कटौती नहीं दी जाएगी, अर्थात उनके फिक्स जो लाभ में उसे जोड़ देंगे। तो ये हो गया। फर्म के पुस्तकीय लाभ में निम्नलिखित को नहीं घटाया जाता है। अब ध्यान देंगे कि अगर पुस्तकीय लाभ फर्म का दिया हुआ हो तो उसमें निम्नलिखित में आगे लाई गई व्यापारिक हानि, जैसे होता है कि व्यापार में अगर कोई हानि होती है पिछले 10 वर्ष में तो उसे आगे के जो है 8 वर्षों तक ले जाया जा सकता है, किसी में है कि 5 वर्षों तक ले जाया जा सकता है। तो अगर आगे आई, पीछे से आगे लाई गई हो कोई हानि, कैरी फॉरवर्ड की गई हो, जैसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड अगर की गई हो तो वैसी हानियों को नहीं घटाएंगे क्योंकि वो एडमिसिबल है। दूसरा है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से सेक्शन 8 तक की कटौतियां, वो जो कटौतियां हैं जो फर्म की कुल आय की गणना करते समय इन कटौतियों को घटाया जाता है। तो यह हो गया। अब पुस्तकीय आय की गणना में न शामिल की जाने वाली आय की हम बात करेंगे, जो हमारा बुक प्रॉफिट है उसमें किसे किसे शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें है, पहला है कि फर्म की मकान संपत्ति से आय। अगर फर्म की मकान संपत्ति से कोई आय हुई हो तो उसको जो है इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मकान संपत्ति की आय में चला जाएगा और वहां पर वह टैक्सेबल होगा। यहाँ चूंकि उसके व्यापार की आमदनी नहीं है इसलिए यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, तो इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। दूसरा है कि फर्म के पूंजीगत लाभ, जो कैपिटल प्रॉफिट है फर्म का, उसको नहीं शामिल करेंगे कि वो कैपिटल गेन में चला जाता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबके हर तरह की आमदनी के लिए अलग अलग हेड दिए गए हैं, तो वो जिस हेड में है उस हेड में जाएगा, तो फिर यहाँ जोड़ने की जरूरत क्या है, यहाँ कैसे शामिल करेंगे। और तीसरा है कि फर्म की अन्य साधनों से, फर्म का मान लीजिए फर्म ने कहीं शेयर खरीदा है किसी कंपनी का, किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा है, तो वह फर्म की आय नहीं है, बल्कि फर्म की, ठीक है, फर्म की पूंजी से ही जो है कहीं इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन उससे जो आमदनी होगी उस आमदनी को हम अदर सोर्सेज में ले जाएंगे। अगर उसके मकान संपत्ति से आय होती है तो उसे मकान संपत्ति में ले जाएंगे, इसलिए यहाँ इसको शामिल नहीं करेंगे।
यह बात हो गई ध्यान देने लायक। अब हम चर्चा करेंगे कि जो है प्रोफार्मा के रूप में कि प्रोफार्मा ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इसको तो हम लोगों ने बात ही किया। एक प्रोफार्मा बना करके इसको हम देखेंगे कि जो है कैसे इसको हम लिखेंगे। तो देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लिख देंगे। और इसके बाद जो है अब ऐड करेंगे दिस अलाउड एक्सपेंसेस विच हैव ऑलरेडी डिडक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम ऐड कर देंगे, जो कि दिस अलाउड है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिए गए हैं। तो और ये जो है जो इसलिए हमने लिख दिया है क्लियर कि these expenses should not be under section 28 to जो है 44B, माने अगर उसके अंतर्गत नहीं होते तो जो है इसको जोड़ देंगे। और फिर जोड़ेंगे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई पारिश्रमिक दिया गया होगा, बोनस, कमीशन, सैलरी इत्यादि, तो इसको जोड़ देंगे। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसमें ध्यान देंगे कि 12% तक, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा 12 या हम जानते हैं कि 12% तक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दिया जाता है, लेकिन यदि उससे ऊपर दिया गया है तो उसको लिखेंगे। अगर मान लीजिए किसी फर्म ने अपने पार्टनर को जो है 15% का इंटरेस्ट दे दिया, अगर 12% तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन 12 जो उससे एक्सेस होगा उसको हम लिखेंगे। अब ये तो हो गया जोड़ने वाली बात। अब घटाने वाली बात, लेस किसे करेंगे, तो एक्सपेंसेस अलाउड विच वेयर डिसअलाउड इन वन एबव, जो ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड है लेकिन उसने नहीं लिखा है तो वैसे को लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा है कि इनकम सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ फर्म पीएल अकाउंट बट टैक्सेबल इन वेरियस हेड ऑफ इनकम एक्सक्लूडिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन है, यानी इस हेड के अतिरिक्त वह किसी दूसरे हेड में जाने वाला इनकम है। जैसे मान लीजिए इनकम फ्रॉम लॉटरी, तो उसने लिख दिया, व्यापारी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया, या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय जो है अपने आमदनी में उसको लिख दिया है। लेकिन चूंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वह जो है इस हेड का वह आमदनी नहीं है, इसलिए अगर उसने लिख दिया है तो इससे घटा देंगे, क्योंकि यह जाएगा अदर सोर्सेज में। उसी तरह से किसी दूसरे हेड की जो भी आमदनी हो, अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा गया है इसके बुक प्रॉफिट में, तो वैसी स्थिति में जो है उसको हम घटा देंगे। ये हो गया। और जो है अब इसीलिए अब इसी को जो है कि प्रोफेशन है, मतलब जिसमें जो जाना होगा वो लिखेगा, और जो अब इस एडजस्टमेंट के बाद जो बचेगा उससे हम कहेंगे जो है बुक प्रॉफिट, यही बुक प्रॉफिट कहलाता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि जो एक्टिव पार्टनर सक्रिय साझेदार हो उसी को वेतन या जो है बोनस या कमीशन दिया जा सकता है, बाकी पार्टनर को नहीं। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि जो एक्टिव रहेगा, आखिर कुछ कार्य करेगा तो उस कार्य के आधार पर ही उसको कमीशन या जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। लेकिन कुछ लोग जो है अपना टैक्स बचाने के लिए सारे पार्टनर को दे देते हैं सैलरी, भाई जो एक्टिव है ही नहीं उसकी सैलरी कैसी, तो इसलिए जो है इसलिए हम लोग इस एक्टिव पार्टनर का अर्थ समझें कि सक्रिय या कार्यशील साझेदार से। तो इसलिए एक हेडिंग मैंने समझने का क्या किया है कि कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन ऑफ फर्म्स वर्किंग पार्टनर, जो है कौन कौन सा डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन होगा एक्टिव पार्टनर के लिए या वर्किंग पार्टनर के लिए। तो सक्रिय या कार्यशील साझेदार से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो उस फर्म के व्यवसाय या पेशे के कार्यों का संचालन जो है उसमें सक्रिय रूप से करता है,
किसी सक्रिय साझेदार को साझेदारी संलेख के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में कुछ जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उसके अनुसार ही अगर पारिश्रमिक हो और वह भी सक्रिय साझेदार हो तो वो ठीक है। तो उसमें है कि तथा दोनों जो है रकम जो कम हो, आगे जो है रकम के बारे में किया गया है, तो जो कम हो जाए, पहला जो है वास्तव में दिए गए पारिश्रमिक की रकम या शिल्प या अन्य पेशेवर फर्म तथा अन्य फर्मों की दशा में। तो ये जो है इसमें क्या है भाई, तो एक तो पहला तो हो गया कि और तो वास्तव में दिए गए पारिश्रमिक की रकम, या अगर जो है पेशेवर कोई फर्म हो तो उसमें जो है एक सीमा दी गई है। वह सीमा क्या है तो हम लोग देख लें उस सीमा को, तो मैंने यहाँ एक टेबल के रूप में समझा दिया है। तो वह सीमा है कि पहला कि पुस्तक लाभ के ऋणात्मक होने की दशा में, अगर जो है बुक प्रॉफिट निगेटिव हो, न हो, माने हानि हो, तो 1,50,000 तक दिया जा सकता है। और वो भी किसको, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म हो, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विधि, शिल्प या अन्य पेशेवर जो फर्में हैं उनकी दशा की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो है ये हो गया पहला। दूसरा है कि प्रथम 3 लाख तक के पुस्तकीय लाभ की दशा में, अगर 3 लाख का बुक प्रॉफिट होता है तो उसमें जो है 1,50,000 अथवा पुस्तकीय लाभ का 90% दोनों में से जो कम है वही दिया जाएगा। और तीसरा है कि पुस्तकीय लाभ के शेष पर, तो अगर 3 लाख से अधिक जो है बुक प्रॉफिट होता है तो लाभ का 60%, अर्थात इसी सीमा तक जो है उससे यदि एडमिसिबल है या कोई भी पारिश्रमिक जो दे रहे हैं वह एडमिसिबल हो है। अन्य और इसमें भी अगर न्यूनतम जो है वही सब जो है या अगर मान लीजिए इससे कम ही वास्तव में पारिश्रमिक दिया गया है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम जो हमारी जो लिमिट है वो लिमिट मैक्सिमम लिमिट को हम क्रॉस करेंगे, नहीं। आप जो वास्तविक में अगर कम दिए हैं तो वास्तविक अब इसमें जो है इसको हम लोग क्लियरली समझ रहे हैं कि सभी साझेदारों को दिए गए वास्तविक कुल पारिश्रमिक की रकम में उन्हें दिया गया वेतन, बोनस व कमीशन की रकम का योग जो होगा वह होगा। और दूसरा कि उपयुक्त बिंदु ब में गणना किए गए पारिश्रमिक की रकम को पारिश्रमिक की रकम जो है पारिश्रमिक की वैधानिक सीमा कहते हैं, वो जो है स्टैट्यूटरी लिमिट है और उस लिमिट तक ही यह होगा। तो छात्रों यह तो हो गया बुक प्रॉफिट को जो है इसका जो है प्रोग्राम हो गया और इसका क्लेरिफिकेशन भी हम लोगों ने कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे और इसको जो है इसके अतिरिक्त आप मेरे लेक्चर को सुनेंगे और सुन करके आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है हम लोग अब इस चैप्टर को कंटिन्यू अभी रखते हुए नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग करेंगे कि जो है आगे इसमें क्या क्या आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले क्लास